अभी क्लास करेगा सुपर। 720 शायद। वहाँ तो 720 ऑप्शन दिखाते हैं जो वहाँ पर लास्ट ना। ठीक चलता है पूरा ना। सबसे कम मार्क उसी में आएगा है ना, जो उसको बोर लग जा रहा है ना, सबसे कम मार्क उसी में आएगा। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा बात है ना। अच्छी बात है वो तो। अच्छा बात है, सुनो थोड़ा अच्छा लगे। ऑनलाइन वाले ऑडियो ठीक है। क्लियर है। तीसरा चीज पढ़ के आने बोला था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, तो पढ़े नहीं पढ़े पता नहीं मुझे, बट एग्जाम्पल उसके नीचे वाला पैराग्राफ। ठीक है, जो मैं बोल्ड भी कर रखा हूँ, देखना मैं रीड करवा रहा हूँ। पहली बात तो मैं पढ़ाया था पिछले क्लास, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर कोई चीज़ कंपनी के एमओए के बाहर है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स, दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी एंड दैट इज वॉइड, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, अभी पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, ठीक है देखना। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, मतलब कंपनी के पावर के खिलाफ है, मतलब कंपनी के एमओए के बाहर का है। बीइंग वॉइड, cannot be ratified by the shareholders of the company। मतलब अगर कोई चीज कंपनी के एमओए के बाहर है, मतलब एमओए में वो पावर दिया हुआ नहीं है कंपनी को, और कंपनी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन में एंटर करता है, तो वो ट्रांजैक्शंस को शेयर होल्डर भी वैलिड नहीं बना सकते। भले 100% शेयर होल्डर्स एग्री कर रहे हैं अभी, तब भी दे कैनॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बिकॉज इट इज अल्ट्रा वायर्स दी कंपनी। समझ में आ रहा है। तो कोई चीज़ अगर एमओए के बाहर है तो कोई भी शेयर होल्डर या ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर मिलकर भी उसको वो लोग वायर्स या उसको लोग वैलिड नहीं बना सकते। क्लियर है इतना, पहली बात। दूसरा, समटाइम्स एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स कैन बी रेगुलराइज्ड, ठीक किया जा सकता है by ratifying it subsequently, बाद में अगर वो ठीक होता है तो। कैसे? फॉर इंस्टेंस, इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स द पावर ऑफ डायरेक्टर्स, द शेयर होल्डर्स कैन रेटिफाई इट। मतलब अगर कोई चीज कंपनी के पावर के खिलाफ है, कंपनी के पावर के ज्यादा है, कंपनी का पावर उतना है ही नहीं, उससे कोई अलग ट्रांजेक्शन में एंटर कर गया है कंपनी, तो कोई भी उसको ठीक और नहीं कर सकता, नॉट इवन द शेयर होल्डर्स। ठीक है, लेकिन कोई चीज अगर कंपनी का अल्ट्रा वायर्स नहीं है, कंपनी के पावर के अंदर है, डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड है, मतलब डायरेक्टर्स को अधिकार नहीं था उस ट्रांजेक्शन में एंटर करने के लिए, लेकिन कंपनी के पावर के विद इन है वो, दैट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी, बट अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के पावर के बाहर है। वैसे ट्रांजैक्शन को शेयर होल्डर चाहे तो रेटिफाई कर सकते हैं, मतलब उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। तीसरा पॉइंट है, तीन चीज है इसमें, तीसरा है ये वाला। ठीक है, अगर कोई चीज आर्टिकल्स के अल्ट्रा वायर्स है, द कंपनी कैन अल्टर द आर्टिकल्स if the act is within the power of the company but it done irregularly,
शेयर होल्डर कैन वैलिडेट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा बात लिखा हुआ है कि कोई चीज अगर कंपनी के पावर के बियॉन्ड है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, नॉट इवन 100% मेजॉरिटी, 100% शेयर होल्डर सबको ही एग्री कर रहे हैं तो भी हम उसको चेंज नहीं कर सकते। पहली बात, एमओए को अमेंड करना पड़ेगा, और एमओए अमेंड होगा रेट्रोस्पेक्टिव से नहीं, प्रोस्पेक्टिव से, मतलब आज के बाद से अमेंड होगा। पिछला कोई ट्रांजेक्शन हो चुका है उसको और कोई ठीक नहीं कर सकता, वो उसको वैलिड नहीं बना सकते, वो वॉइड ही रहेगा। ठीक है, तो तीन चीज है। पहला, अगर कंपनी के पावर के बाहर है तो वो वॉइड ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। दूसरा, अगर डायरेक्टर्स के पावर के बाहर है लेकिन कंपनी के पावर के अंदर है तो उसको शेयर होल्डर ठीक कर सकते हैं, शेयर होल्डर उसको रेटिफाई कर सकते हैं। और तीसरा, कोई चीज एमओए के अंदर है लेकिन आर्टिकल के पावर से बाहर है, आर्टिकल एसोसिएशन छोटा डॉक्यूमेंट है, तो आर्टिकल एसोसिएशन को हम अल्टर करके उसको वैलिड बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आता है क्वेश्चन कि कौन सा ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायर्स है और कौन सा अमेंड हो सकता है और कौन सा नहीं। ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन वाले पैराग्राफ? इसलिए बोल्ड भी किया हुआ है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एमओए जैसे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। कंपनी के बारे में जितना इंफॉर्मेशन है वो हम लोग पता लगा सकते हैं कंपनी का एमओए पढ़ के। दैट इज, कौन कंपनी के मेंबर्स हैं, क्या लाइबिलिटी है कंपनी का, कितना कैपिटल है, कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये सारा चीज। ठीक है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करता, ये एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट विच इज फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंटरनली कौन किससे क्या कम्युनिकेट कर सकता है, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारा बात इसके अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो एमओए जैसे एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि पढ़ने से हमको कंपनी के बारे में पता चलता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ने से वो कंपनी के बारे में पता नहीं चलेगा, कंपनी का इंटरनल अफेयर्स के बारे में पता चलेगा कि कौन किससे कम्युनिकेट कर सकता है और कौन किसको ऑथोरिटी ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, हेंस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मे नॉट बी फ्रीली अवेलेबल इन द वेबसाइट्स ऑफ द कंपनी। हो सकता है कि हमको एओए देखने को ना मिले कंपनी का, क्योंकि कंपनी अपना इंटरनल फंक्शनिंग नहीं बताना चाहता तो कंपनी एओए पब्लिश नहीं करेगा, लेकिन कंपनी एमओए पब्लिश करना। एओए हाँ, एम्प्लॉयज के पास है, नहीं कोई भी एम्प्लॉय नहीं, कंपनी के पास है। कोई भी एम्प्लॉय अगर उसको पढ़ना चाहता है तो पर्टिकुलर जगह पर जाकर उसको रीड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखा, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इट्स रूल्स एंड regulations which are framed to manage its internal affairs। ये बाहर वालों के लिए नहीं है, ये कोई बाहर वालों के लिए इसको पढ़कर कोई जानकारी पता नहीं चलेगा। ये कंपनी का इंटरनल फंक्शनिंग के लिए है कि कौन डायरेक्टर है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर रिसीव करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारा डिटेल लिखा हुआ है एओए में। ठीक है, The article of association are in fact the bylaws of the company, according to which director and other officers are required to perform their functions। किसका क्या काम है, बेसिकली डायरेक्टर और बाकी जो एम्प्लॉयज हैं सबका क्या काम है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। Are required to perform their functions as regard to management of the company। Section 5 seeks to provide the contents and models of article of association। The section lays down the following law। ये हम लोग तो लॉ तो हम लोग पढ़ेंगे ही, वहां पर याद है एक तो हम लोग ABCD ऐसे करके देखे थे टेबल। क्या था ये, एमओए का फॉर्मेट्स था, कौन सा कंपनी के लिए कौन सा फॉर्मेट्स यूज होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आर्टिकल का भी एक फॉर्मेटिंग है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे ABCDE
यहाँ पर FGHIJ, ठीक है। तो वहाँ जिसके लिए ए है यहाँ उसके लिए एफ है, बी है तो जी है, वैसे करके वो 5 के लिए ये 5 आर्टिकल है और ये 5 MOA है, ठीक है। ठीक ना, पॉइंट्स पढ़ेंगे क्या क्या होता है उसके अंदर। थर्ड पॉइंट तो वही है, पता चल गया, पढ़ लिया हम लोग। पहला, कंटेन्स रेगुलेशंस। The article of the company shall contain the regulations for management of the company। सिंपल सा बात लिखा हुआ है, कंपनी को चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स। द आर्टिकल shall also contain such matters as may be prescribed under the rules। However, a company may also include such additional matters in its article as may considered necessary। ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस जो है वो तो लिखना ही पड़ेगा हमको। उसके अलावा हम चाहें तो कुछ एडिशनल रूल्स रेगुलेशन जो खुद के लिए अलग से हम बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक, वो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिक रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, वो तो हमको ऐड करना ही है, बेसिक रूल्स रेगुलेशंस। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे, उसको बोलते हैं इंक्लूजन ऑफ मैटर्स। क्लियर है। सबसे पहला रूल्स रेगुलेशंस लिखा हुआ है इसके अंदर, जो नॉर्मल रूल्स है वो लिखा हुआ है, प्लस कुछ एडिशनल रूल्स अगर लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं। फॉर्मेट दिया हुआ है उसका, जैसे एमओए का फॉर्मेट था वैसे आर्टिकल का भी फॉर्मेट है, ठीक है। फोर्थ वन, अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेन इन अ मॉडल आर्टिकल एप्लीकेबल टू सच कंपनी। ठीक है, बोला कि अब जैसे हमारे ऊपर टेबल एफ एप्लीकेबल है, जैसे एफ है ना यहाँ हमारे ऊपर, सपोज एफ वाला एप्लीकेबल। अब हम एफ का जरूरी नहीं कि सारा पॉइंट को हम अपने आर्टिकल में मेंशन करें, हो सकता है कि एफ से जो चीज़ हमारे लिए रेलिवेंट है, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, वही वही चीज़ हम लोग मैटर को लिखेंगे। सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, तो वो सारा चीज़ हमको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। मतलब कंपनी बाद में बना है एक्ट के बाद। इन केस एनी कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट in so far as the registered article of such company do not exclude or modify the regulations contained in the model article applicable to such company। तो क्या बोल रहा है, कंपनी रजिस्टर्ड हो गया है लेकिन मॉडल आर्टिकल के हिसाब से अगर मैटर लिखा हुआ नहीं है तो क्या होगा, those regulations shall so far as applicable be the regulations of that company in the same manner and to the extent as if they were contained in the duly registered articles of the company। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग कंपनी बना दिए हैं और वो कंपनी का जो आर्टिकल्स है वो मॉडल आर्टिकल जो दिया गया है उसके हिसाब से नहीं है, या जो जो उसमें कंटेन होना चाहिए वो सारा कंटेन हमारे आर्टिकल्स पे नहीं लिखा हुआ है, तो हम पर कौन सा आर्टिकल एप्लीकेबल होगा, मॉडल आर्टिकल विल बी एप्लीकेबल। मॉडल मतलब ये जो नॉर्मल फॉर्मेट्स दिया हुआ है वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बोल रहा है कि या तो तुम्हारा आर्टिकल में सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, और अगर तुम्हारे आर्टिकल्स में सारा बात लिखा हुआ नहीं है तो जो नॉर्मल फॉर्मेट दिया हुआ है आर्टिकल का उस पर जो भी लिखा हुआ है वो सारा तुमको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है। तो सिंपल है बहुत, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, खाली हमको इतना समझना है आर्टिकल एसोसिएशन के लिए इट इज़ एन इंटरनल डॉक्यूमेंट विच इज़ मेड फॉर द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और कंपनी के बारे में सारा जानकारी हमको मिल सकता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है, बेसिक सा बात है एमओए। तो एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर दिया हुआ है, देखना। द फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वर्सेस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, सारा पॉइंट इसमें पढ़ा हुआ है, हम खाली रीड करना, फटाफट से रीड करो, देखो कौन सा नहीं समझ में आ रहा। ऑनलाइन वाले रीड करना 4 पॉइंट।
हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ है, क्यू। हम्म, करेक्ट। क्या करना है कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, और उस काम को कैसे करना है वो इंटरनल रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। रिलेशनशिप, मेमोरेंडम आउटसाइड के लिए रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, और ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है कंपनी और मेंबर्स के बीच में, या कंपनी या वर्कर्स के बीच में रिलेशनशिप। हाँ, यहाँ पे वैसे यूज किया हुआ है, वैसे मेंबर्स का मतलब होता है ओनर, शेयर होल्डर्स। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ मतलब एक मेंबर का मतलब जितने लोग हैं वर्किंग मेंबर्स, और एक मेंबर का मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर्स भी, है ना? दूसरा अल्टरेशन, तीसरा करेक्ट, क्योंकि मेमोरेंडम बड़ा डॉक्यूमेंट है, पता चल रहा है तुमको, आर्टिकल एक बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट है, तो मेमोरेंडम को अल्टर करने के लिए हमको सर्टेन परमिशंस का जरूरत पड़ेगा, लेकिन आर्टिकल हम अपने हिसाब से अल्टरेशन कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, जहाँ पर अगर 50% लोग हाँ बोलते हैं, जैसे क्लास में 5 जन है, 3 हाँ बोल रहे हैं, 2 मना कर रहे हैं, तो फिर वो काम हम करेंगे क्योंकि 3 जन हाँ बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जहाँ पर 50% से ऊपर लोग हाँ बोल रहे हैं। और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, यहाँ पे 75% लोग से ज्यादा करेंगे तो ही हम उसको हाँ करेंगे। जैसे अल्टर करना है, 3 जन बोल रहे हैं अल्टर करना है, 2 जन बोल रहे हैं अल्टर नहीं करना है, तो अल्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सिर्फ 60% हुआ, और ये लोग मना करने वाले कितने, 40%। तो एक्ट क्या बोल रहा है, स्पेशल, मतलब कितने लोग हाँ बोलना चाहिए, 75% लोग हाँ बोलना चाहिए। और जहां लिखा हो, हाँ शेयर होल्डर्स, जहां लिखा होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, उसका मतलब होता है 50% लोग हाँ बोलने से चलेगा। जब 3 हाँ बोल रहे हैं, 2 मना कर रहे हैं, तो काम हम करेंगे, ये होता है ऑर्डिनरी। स्पेशल मतलब 75% लोग हाँ बोलना चाहिए, 3 हाँ बोल रहे हैं, 2 मना कर रहे हैं, तो हम वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि 60% लोग हाँ बोल रहे हैं, खाली 4 हाँ बोल रहे हैं तो करेंगे, क्योंकि 80 हो गया, तो अब हाँ अब करेंगे हम। समझ में आ रहा है ये क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर मेजॉरिटी ले आए, है ना, जो कि हो सकता है वो काम सही ना हो। तो सर्टेन क्रिटिकल मैटर्स के ऊपर कंपनी चाहता है कि मेजॉरिटी से भी ऊपर लोग अगर एग्री कर रहे हैं तो ही हम उस काम को करें। डेट विल कॉल एज स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी मेड एट द रेट 75, मतलब 75 के ऊपर होगा तो ही हम लोग वो काम को करेंगे, क्योंकि वो क्रिटिकल मैटर्स है। और जैसे तुम 5 हो सपोज, और मैं बोला कि आज शाम को क्लास होगा कि नहीं, तो 3 जन में बात कर लिए कि अपन तीनों मना कर देते हैं तो नहीं होगा, तो 3 जन मिलकर मना कर दिए सर आज नहीं करेंगे, तो वहां क्या हो रहा है, 3 जन मिलकर एक डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। तो इसलिए कंपनी चाहता है कि मेजॉरिटी से ये काम ना किया जाए, क्रिटिकल मैटर है, और थोड़ा ज्यादा लोग को एग्री करवाते हैं, डेट इज 75% को एग्री करवा रहे हैं। ठीक है, 100% नहीं लिख सकता, क्योंकि कोई एक जन जबरदस्ती मना भी कर रहा होगा तो भी फिर हम वो काम को नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए एक्ट में कहीं 100% रूल नहीं बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? लास्ट वन, अल्ट्रा वायर्स, कंपनी के पावर के बियॉन्ड है तो वो तो गया सीधा ही वॉइड है, मतलब एमओए के पार है तो वो वॉइड है डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन करेक्ट, लेकिन आर्टिकल के बाहर है तो रेटिफाई किया जा सकता है अगर एमओए के अंदर है तो। समझ में आ रहा है? एमओए के बाहर है तो अल्ट्रा वायर है ही, डायरेक्टली वॉइड है वो। अगर आर्टिकल के बाहर है लेकिन एमओए के अंदर है तो हम उसको रेटिफाई कर सकते हैं, ऊपर पढ़े थे अभी पैराग्राफ में। क्लियर है डिफरेंस बिटवीन, लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा पॉइंट वाइज। ठीक है, लास्ट, इसमें 2 चीज है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस,
द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। दो रूल है और इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ही हमको ये शायद समझ में आएगी। ठीक है, देखो अभी तक क्या हो रहा है, कंपनी एक डॉक्यूमेंट बना दिया MOA या AOA भी बना दिया, ठीक है, और कंपनी बोल रहा है ये डॉक्यूमेंट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हमारे वेबसाइट्स में अवेलेबल है, गूगल में तुम सर्च करके पा सकते हो डॉक्यूमेंट। तो कोई भी व्यक्ति जो कंपनी से डील कर रहा है, एनी पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ MOA ऑफ द कंपनी। नॉर्मल लॉ तो यही बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी से डील कर रहा है तो ये एज्यूम्ड है कि वो कंपनी का MOA पढ़ा हुआ है। वो पढ़े नहीं पढ़े वो अलग बात है, ये लॉ एज्यूम करता है कि तुम कंपनी का MOA पढ़े हो। ठीक है, अगर बाद में ऐसा कुछ निकलता है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन में तुम एंटर करते हो जो कि कंपनी के MOA के बियॉन्ड है, मतलब विच इज अल्ट्रा वायर्स, वैसा ट्रांजैक्शन के लिए लॉ तुमको प्रोटेक्शन नहीं देगा और लॉ बोलेगा ट्रांजैक्शन इज वॉइड। ठीक, ठीक है, क्लियर है ये वाला, ये चीज हम वैसे अल्ट्रा वायर्स के समय बता भी दिया था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसको बोलते हैं जो मैं बताया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी से डील कर रहा है ये एज्यूम्ड है कि वो व्यक्ति कंपनी का MOA पढ़ के आया है और वो कंपनी के MOA को पढ़ने के बाद ही कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब अगर कंपनी के MOA के अंदर है तो करो, कंपनी के MOA के बाहर है तो मत करो, फिर तुम तो पढ़ ही लियो MOA, तुम देख रहे हो ये चीज MOA के बाहर है तो मत करो। अगर तुम करोगे तो वो तुम जानोगे, तुम्हारा रिस्क है, लॉ तुमको प्रोटेक्शन नहीं देगा। हाँ, तुमको फायदा हो रहा है तो तुम करो, लेकिन बाद में फिर कुछ नुकसान हो जाएगा तो लॉ के पास मत आना प्रोटेक्शन मांगने। ठीक है, सीधा सा बात है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सिंपली सेज दैट एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ MOA। ये मान लिया जाएगा कि वो MOA पढ़ा है, वो पढ़े नहीं पढ़े वो उसके ऊपर है। ठीक है, अब बाद में कोई चीज ऐसा निकलता है जो MOA के बाहर था तो कंपनी का गलती नहीं है, तुम्हारा गलती है, क्योंकि तुम पढ़े थे, तुमको देखना चाहिए था MOA के बाहर है तो तुम क्यों ट्रांजैक्शन में एंटर किए, और अगर एंटर करोगे तो तुम जानोगे द ट्रांजैक्शन इज वॉइड। समझ में आ रहा है इतना? द रूल इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्लियर है? पढ़ेंगे हम लोग पहले इंडोर मैनेजमेंट और ही कुछ है, देखना। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी when registered with the registrar of companies become a public document। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब है कोई भी यूज कर रहा है, ये बोलते नहीं क्या मेरा कोई भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, मतलब क्या है, हर कोई भी यूज कर रहा है उसको, सबको यूज कर रहे हैं। वैसे ही इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी पढ़ सकता है, रेडीली अवेलेबल है, कोई भी चाहे तो पढ़ो उसको। ठीक है, एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन on the payment of a nominal fee। the fee is 100, 100 रुपए का फी लगता है। ठीक है, एक वेबसाइट है MCA21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21, ठीक है .com। तुम उसमें जाकर किसी भी कंपनी का CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर या नाम से भी तुम सर्च कर सकते हो और 100 रुपए पे करके तुम उनका MOA AOA डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इतना आसान है कि हम 100 रुपए पे करके किसी भी कंपनी का MOA पढ़ सकते हैं। ठीक है, MCA21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट के पास जाता है 100 रुपए। ठीक है, एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल फी दैट इज 100। इन अदर वर्ड्स सेक्शन 399 कंटेन्स द राइट ऑफ इंस्पेक्शन टू ऑल। कोई भी चेक कर सकता है कंपनी का डॉक्यूमेंट। इट इज देयरफॉर the duty of every person dealing with a company to inspect its document and make sure that his contract is in conformity with the provisions, but whether a person reads them
और नॉट। तो लॉ ये मान लिया है कि तुम कंपनी का एमओए पढ़ लिए हो, तुम जानते हो कंपनी के एमओए में क्या लिखा है। तुम पढ़ो नहीं पढ़ो वो तुम्हारे ऊपर है। लॉ तो यही मान रहा है कि तुम पढ़े हो, ठीक है। इट विल बी प्रिज्यूम्ड, मतलब एज्यूम्ड, दैट he knows the contents of the document. The kind of presumption or implied notice is called as constructive notice. इसको बोला जाता है the doctrine, doctrine मतलब rules, rule of constructive notice, जो ये बोलता है कि once the company's MOA, AOA are registered, it becomes a public document. Any person dealing with the company is presumed to have the knowledge of it, and if he enters into a contract which is beyond the power of MOA, then the contract will be void. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट void होगा ही, ठीक है। वही लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। thus if a person enters into a contract which is beyond the powers of the company as defined in the memorandum or outside the authority of directors as per the memorandum or article, he cannot acquire any rights under the contract against the company. That simply means the transaction is void. ठीक है। अब तुम एडवांस पैसा दे दियो कंपनी को कोई ऐसा सामान खरीदने के लिए जिसमें कंपनी डील ही नहीं करता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो चीज लिखा हुआ ही नहीं है, और तुम वो सामान खरीदने के लिए कंपनी को एडवांस पैसा दे दियो, तो पैसा तुम्हारा डूब गया, वो कंपनी लायबल नहीं है पैसा वापस। हाँ, वो तो हर जगह वैसा रहेगा ही कि हम कोई चीज दिए हैं किसी को तो हमारा अधिकार नहीं है अगर वो यूज हो गया है तो, लेकिन अगर वो यूज नहीं हुआ है तो हम उसको रिस्ट्रेन करके वापस। हाँ, वो कंपनी का अकाउंट्स के ऊपर है। अब वो तो हम नॉर्मल सा बात है कि मैनिपुलेट करेंगे तो दिखाई देंगे खर्चा हो ही गया है, ठीक है। क्लियर है इतना? द फर्स्ट रूल, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये किसके फेवर में लग रहा है? ये कंपनी के फेवर में है कि पब्लिक के फेवर में? ये पब्लिक के फेवर में, ये पब्लिक के अगेंस्ट है। बोल रहा है कि पढ़ के आओ वरना फंसोगे, तो किसके अगेंस्ट है? ये पब्लिक के अगेंस्ट है। और किसके फेवर में है? ये कंपनी के फेवर में। कंपनी का फायदा हो रहा है इससे, क्योंकि कंपनी का कोई लाइबिलिटी नहीं आ रहा है। अगर ट्रांजैक्शन वॉइड होता है तो कंपनी लायबल नहीं है पैसा रिटर्न करने के लिए या कोई भी डैमेजेस देने के लिए, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड कंपनी कैन ओनली एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसीज, ठीक है। अब कंपनी थोड़ी एमओए के बाहर का ट्रांजैक्शन में एंटर किया, वो तो तुमको पढ़ के आना था। हाँ, पैसा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सेकेंड रूल जो है, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। अब इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सुनना ठीक से। कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि ठीक है, एक व्यक्ति को एमओए और एओए का जानकारी हो सकता है, नो डाउट, वो पढ़ेगा तो उसको जानकारी हो जाएगा, लेकिन हर एक इंटरनल फॉर्मेलिटी पूरा हुआ या नहीं हुआ ये पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है एक आउटसाइडर के लिए। जैसे एमओए में लिखा हुआ है, कंपनी कैन अलॉट शेयर्स ओनली इफ 2 डायरेक्टर्स एग्री। 2 डायरेक्टर्स अगर साइन करते हैं तो ही कंपनी शेयर अलॉट कर सकता है, या कम लिखा हुआ है कि 2 डायरेक्टर अगर साइन करेंगे तो ही बैंक से लोन ला सकते हैं, ठीक है। अब अगर कंपनी बैंक से लोन लिया है या कंपनी शेयर अलॉट कर रहा है तो अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन प्रिज्यूम दैट 2 डायरेक्टर्स हैव एग्रीड, 2 डायरेक्टर्स एग्री किए होंगे, हम यही प्रिज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ये मतलब कभी भी नहीं है कि हर एक इंटरनल फॉर्मेलिटी पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये बात एक पब्लिक पता लगाता रहे। पब्लिक को एमओए एओए का जानकारी हो सकता है, नो डाउट, पढ़ेगा तो जानकारी मिल जाएगा, लेकिन वो एमओए और एओए में कुछ छोटे मोटे फॉर्मेलिटीज लिखा हुआ है,
वो सब हुआ कि नहीं हुआ कंपनी के अंदर, ये सब पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है। तो अ पर्सन कैन प्रिज्यूम दैट इंटरनल फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लाइड, इंटरनल फॉर्मेलिटीज पूरा हुआ होगा, हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं। तो दिस इज इन फेवर ऑफ द पब्लिक, द रूल इज इन फेवर ऑफ पब्लिक, ठीक है, आउटसाइडर्स, और ये दिस इज इन फेवर ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है डिफरेंस? फिर इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन है, देखेंगे वहां, ठीक है, देखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है, देखना। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कोई कंस्ट्रक्टिव नोटिस को उल्टा बोल रहा है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि सब चीज का जानकारी होना चाहिए, इंडोर मैनेजमेंट बोल रहा है कि सब चीज का जानकारी कैसे हो सकता है, एमओए एओए का जानकारी हो सकता है, एमओए एओए के अंदर छोटा छोटा फॉर्मेलिटीज लिखा हुआ है, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये जानकारी होना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। Therefore, said doctrine of constructive notice does in no sense means that, in constructive notice का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, means that the outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company। एक एक छोटा छोटा इंटरनल अफेयर्स का जानकारी हो और वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये बात आउटसाइडर पता लगाए, दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। समझ में आ रहा है? आज रिलायंस के एमओए में लिखा हुआ है कि रिलायंस बैंक से लोन ले सकता है अगर 2 डायरेक्टर साइन करेंगे तो। तुम रिलायंस का बैलेंस शीट देख रहे हो, रिलायंस लोन ले रखा है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? 2 डायरेक्टर साइन किए होंगे। हम कैसे पता लगाएंगे 2 डायरेक्टर साइन किए या नहीं किए? यहाँ बैठकर रिलायंस जाकर मुंबई में उसका हेड ऑफिस है, इट इज इम्पॉसिबल। समझ में आ रहा है? तो कुछ एजम्पशंस हमको भी लेना पड़ेगा, और वह एजम्पशंस क्या है? इंटरनल फॉर्मेलिटीज पूरा हो चुका है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ द एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल or memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act have been observed। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर कुछ काम करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज का जरूरत है और वो काम हो रहा है कंपनी के अंदर, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि फॉर्मेलिटी पूरा हो गया होगा, ठीक है। दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, पॉपुलरली नोन एज, मार्क कर लेना, टर्कनेंट रूल, ठीक है। ऐसा क्यों नाम है? क्योंकि ये केस है एक तो इंग्लिश लॉ का, द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कनेंट, तो इसीलिए रूल का नाम है टर्कनेंट रूल। एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज टर्कनेंट रूल, तो सोच लो कहाँ फिर याद करना पड़ेगा कि क्या था। तो सीधा पूछ रहा है टर्कनेंट, TURQUAND, टर्कनेंट रूल। TURQU टर्कनेंट नहीं हो रहा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा उसका मतलब समझ लो, ज्यादा काम है। एग्जाम में बोल कर नहीं, लिख कर दिखाना है बस, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर है? प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा छोड़ देते हैं एक बार के, ठीक है। तो 2 चीज है, एक है कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक है इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का उल्टा बोलता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि एमओए का जानकारी होना चाहिए वरना वॉइड हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि इंटरनल फॉर्मेलिटीज कंप्लाई हुआ, ये हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्शन टू द इंडोर मैनेजमेंट, तो ये फिर किसके फेवर में? अगेन दिस इज अगेन इन फेवर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के फेवर में चल गया फिर, ठीक है। तो वो रहे कि ये 3 जगह पे इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा। 3 एक्सेप्शन है, देखो 1 2 3, ये 3 एक्सेप्शन है, मतलब ये 3 जगह में इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। देखना, द अबव मेंशन्ड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और टर्कनेंट रूल हैज लिमिटेशंस ऑफ इट्स ओन, दैट इज टू से इट इज इनएप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली। ये तभी समझ में आएगा 3 पॉइंट जब हम ये समझेंगे कि इंडोर मैनेजमेंट बनाया क्यों गया है आखिर। वो तो केस है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कनेंट रूल। और इंडोर मैनेजमेंट का बेसिक्स क्या है कि एक व्यक्ति को जानकारी हो सकता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का,
लेकिन इंटरनल फॉर्मेलिटी पूरा हुआ कि नहीं हुआ ये जानकारी कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे स्कूल में लिखा हुआ है, स्कूल के सपोज एमओए है सपोज स्कूल का, और लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा का एडमिशन होने से पहले उसका एडमिशन फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। तो ये रूल है, ये हम सबको पता चल सकता है, कंपनी का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे पता चल जाए। अब एक बच्चा क्लास में बैठा है, मेरे क्लास में एक बच्चा बैठा है, तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, हो गया होगा इसका एडमिशन। तो ये थोड़ी मैं पता लगाता रहूं एक एक बच्चा का एडमिशन फॉर्म फिलअप हुआ कि नहीं हुआ। अ पर्सन कैन एज्यूम कि वो बैठा है, इसका मतलब हो ही गया होगा उसका एडमिशन। समझ में आ रहा है? वैसा चीज है ये कि रूल तो सबको पता है, जैसे रूल, लेकिन एक एक रूल छोटा छोटा पूरा हुआ नहीं हुआ फॉर्मेलिटी ये पता लगाना वर्चुअली मतलब इम्पॉसिबल चीज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये एक भरोसे के हिसाब से लॉ बनाया गया है कि पता नहीं लग सकता, इसीलिए यही मानेंगे कि हो ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका एक्सेप्शन, पहला, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। इसका मतलब है जब तुमको पता था कि फॉर्मेलिटी पूरा नहीं हुआ है। ये रूल क्या बोलता है, एक एक छोटा छोटा चीज का पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसको प्रोटेक्शन का जरूरत है पब्लिक को, तो इसलिए लॉ बनाया डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब इसका पहला पॉइंट क्या है, कब एप्लीकेबल नहीं है, जब एक व्यक्ति को पता है कि ये पूरा नहीं हुआ है, तो अब उसको इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट क्यों कर रहा था, क्योंकि फॉर्मेलिटी पूरा हुआ है कि नहीं पता नहीं चल सकता, इसीलिए प्रोटेक्ट कर रहा था। अब क्योंकि किसी को पता है तो हम उसको और प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उसको बोलते हैं एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, देखना, द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन, मार्क करना, when the person dealing with the company has notice। अगर उसको पता है कि फॉर्मेलिटी पूरा नहीं हुआ है, तो ये गुड फेथ में था, भरोसे में था ये, ठीक है, कि पता नहीं चल सकता, तो ये तो बोल रहा है कि पता है उसको, तो अब उसको हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे। द रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, वेदर एक्चुअल, या तो सच में पता था, और कंस्ट्रक्टिव, पता चल सकता था, थोड़ा सा अगर एफर्ट्स करता तो उसको पता चल जाता, तो दोनों केसेस में इंडोर मैनेजमेंट नॉट एप्लीकेबल। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, एक्चुअल मतलब पता था कि फॉर्मेलिटी पूरा नहीं हुआ है, और दूसरा कंस्ट्रक्टिव नॉलेज मतलब थोड़ा सा पता लगाता तो उसका उतना जान पहचान था वहां पर कि उसको पता चल जाता। ठीक है, ये किसके लिए बनाया गया है, कंपनी का कोई डायरेक्टर होगा, वो बोलेगा कि इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस पूरा हुआ था या नहीं हुआ था मुझे पता नहीं था, तो हो सकता है उसको पता ना हो, सच बात है, लेकिन उसको पता चल सकता था कि कंपनी का डायरेक्टर था, वो थोड़ा पता लगाता तो उसको पता चल जाता। पब्लिक को नहीं पता चलता, डायरेक्टर को तो पता चल ही सकता था। तो वही लिखा है इन हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पब्लिक नहीं, आउटसाइडर के अगेंस्ट हुआ ना ये, डायरेक्टर को यहाँ पे आउटसाइडर के हिसाब से ही बता रहे हैं। कंपनी मतलब सिर्फ कंपनी, बाकी जितने हैं सब आउटसाइडर हैं, वो चाहे पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे हम शेयर होल्डर के बारे में बात करें या डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखना, वेदर डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड द इशू ऑफ डिवेंचर्स टू देमसेल्व्स बिकॉज they should have known that the extent to which they are lending money to the company required the assent of the general meeting which has not been obtained। तो बोल रहा है कि खुद को जो डिवेंचर्स इशू हुआ है, ठीक है, एमओए में लिखा हुआ था कि जनरल मीटिंग में परमिशन मिलेगा तो ही हम लोग इशू कर सकते हैं डायरेक्टर्स को। ठीक है, अब डायरेक्टर्स को डिवेंचर मिल गया है, तो डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि हमको थोड़ी पता था कि जनरल मीटिंग में रूल पूरा हुआ कि नहीं, एक एक चीज हम पता थोड़ी लगाते रहेंगे। तो लॉ क्या बोलता है, एक्चुअल में हो सकता है तुमको पता ना हो, लेकिन तुमको पता चल सकता था क्योंकि तुम कंपनी के डायरेक्टर थे। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। एक्चुअल मतलब सच में पता था कि पूरा नहीं हुआ है फॉर्मेलिटी, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब है पता चल सकता था तुम्हारे पोजीशन के हिसाब से कि तुम जो पोजीशन में हो। बेसिकली दैट इज फॉर डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को नहीं मिलेगा क्योंकि जनरल मीटिंग में पास नहीं हुआ। ठीक है, यही अगर पब्लिक के लिए होता तो पब्लिक को रहता डिवेंचर पब्लिक के पास,
तो ये पब्लिक को ना एक्चुअल नोटिस था ना पता चल सकता था, दोनों नहीं था, लेकिन डायरेक्टर को पता चल सकता था। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंडोर मैनेजमेंट का बेसिक रूल क्या है? फॉर्मेलिटी हुआ कि नहीं हुआ कैसे लगाएगा एक व्यक्ति पता, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्शन दो। अब लॉ बोल रहा है पता था इसको पूरा नहीं हुआ है, या फिर पता चल सकता था, इसको प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। सस्पिशन मतलब शक करना, इरेगुलरिटी मतलब, रेगुलरिटी मतलब जो नॉर्मली हर दिन होता है, इरेगुलरिटी मतलब जो कभी कभी होता है। ठीक है, देखना, द डॉक्ट्राइन इज नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली। जो लोग नेग्लिजेंटली काम कर रहे हैं, मतलब नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि where the person dealing with the company is put upon an injury, इंजरी मतलब नुकसान हुआ उसको, इंजरी मतलब लग नहीं गया, इंजरी मतलब उसको लॉस हुआ। फॉर एग्जाम्पल, where the transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is duty of the outsider to make the necessary inquiry। ये किस नजरिए से बताता हूं तुमको, ये कहां से आया ये लॉ। एक बैंक था जहां पर कंपनी का अकाउंट था और कंपनी के लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शंस वहां पे होता था, रोज बहुत सारा पैसा डिपॉजिट होता था और रोज कंपनी का बहुत सारा पैसा वहां से पेमेंट होता था। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर चेक से कंपनी पेमेंट किया। ठीक है, किसको? डायरेक्टर्स का पर्सनल डेट को पे किया कंपनी अपने चेक से। ठीक है, और उसमें डायरेक्टर का साइन है। अब यहां पर लॉ बोलता है कि ये जरूरी, ये सही बात है कि बैंक को क्या पता कि डायरेक्टर यहाँ पर फ्रॉड कर रहा है या कंपनी का डेट नहीं है, लेकिन जब एक पर्सनल डेट पेमेंट हो रहा है कंपनी के अकाउंट से, तो यहाँ पर बैंक का ड्यूटी बनता था कि थोड़ा सा बैंक इंक्वायरी कर ले पहले कंपनी में बिफोर क्लियरिंग दी चेक। ठीक है, जैसे तुम्हारे साथ भी होता है, तुमको बता रहा हूँ, बैंक में हमारा अकाउंट होगा, तुम 1000, 2000, 5000, 10,000 या 20,000, 50,000 का चेक दो, बैंक से कभी फोन नहीं आएगा, चेक क्लियर हो जाएगा। तुम 10 लाख का चेक दो, बैंक मैनेजर एक बार फोन करके पूछेगा तुमसे रजिस्टर्ड नंबर पे कि इस व्यक्ति को 10 लाख का चेक दिए हो क्या, बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज इरेगुलर। रेगुलर नहीं है, ऐसा रोज नहीं होता है, अचानक से एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको भी लेकर क्लियर कर दिए। यू मस्ट मेक एन इंक्वायरी बिफोर क्लियरिंग दी चेक। बैंक में ऐसा होता है, तुम छोटा मोटा अमाउंट का चेक दो, वो क्लियर हो जाएगा, बैंक से फोन नहीं आएगा। तुम अचानक से बड़े अमाउंट का चेक दो जो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, जो हमारा रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, जैसे हम नॉर्मली 1 लाख के अंदर अंदर का चेक डे टू डे में देते हैं, अचानक से हम किसी को 20 लाख का चेक दिए, हमारे अकाउंट में 20 लाख है, फिर भी बैंक से फोन एक बार आएगा, साइन मैच करा है, फिर भी फोन आएगा 20 लाख का, ये 20 लाख का पेमेंट इसको कर रहे हैं, एग्री होगा तो हाँ वो पेमेंट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये बैंक का ड्यूटी बनता है कि कोई ट्रांजेक्शन अगर इरेगुलर है तो बैंक उसको चेक करे। समझ में आ रहा है? तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन इरेगुलर है तो तुम उसको नेग्लेक्ट होकर उसको छोड़ नहीं सकते, वो तुम्हारा ड्यूटी बनता है कि तुम उसको एक इंक्वायरी करो बिफोर क्लियरिंग द अमाउंट। ठीक है, और ये रूल बैंक के लिए ही आया था, बैंक का ही एक केस लॉ है, उसके ऊपर ही है ये रूल। ठीक है, देखना, the protection of Turkant rule is also not available where the circumstances surrounding the contract are suspicious and therefore invite an inquiry। जब ट्रांजेक्शन सस्पिशियस दिख रहा है, अचानक से बहुत बड़ा अमाउंट का ट्रांजेक्शन दिख रहा है, और वहां पर क्या जरूरत है? एक इंक्वायरी करने का जरूरत है, तो वहां नेग्लिजेंटली बिहेव करने से नहीं होगा, वहां पर हमको एक इंक्वायरी करके ही वो ट्रांजेक्शन में प्रोसीड करना चाहिए। क्लियर है? Suspicion would arise, for example, from the fact that an officer is purporting to act in matter which is apparently outside the scope of his authority। जो ये मैं एग्जांपल दे रहा था, कंपनी के बैंक अकाउंट से डायरेक्टर्स का पर्सनल लाइबिलिटीज को पे किया जा रहा है, तो दैट इज आउटसाइड द ऑथोरिटी, तो इसमें एक बार चेक कर लेना चाहिए बिफोर मेकिंग द पेमेंट्स, बैंक का ड्यूटी बनता है ये। ठीक है, क्लियर है इतना? तो पहला रूल बोल दिया कि फॉर्मेलिटीज का पता नहीं चल सकता,
लेकिन बोल रहा है कि ये लॉ के ऊपर भी एक्सेप्शन है। पहला, अगर पता था या पता चल सकता था। दूसरा, ट्रांजेक्शन इरेगुलर है तो पता लगाना चाहिए था क्लियर करने से पहले। ठीक है, लास्ट फॉर्जरी। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा बात है कि लॉ ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया है कि इंटरनल फॉर्मेलिटीज के लिए, ये कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को वैलिड करने के लिए नहीं बना है। तो फॉर्जरी के ऊपर तो कंप्लीटली इट इज नॉट एप्लीकेबल। फॉर्जरी पे तो कुछ एप्लीकेबल नहीं है, ट्रांजैक्शन इटसेल्फ इज वॉइड फॉर फ्रॉड करना। ठीक है, फॉर्जरी या फ्रॉड। ठीक है, देखना, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली टू इरेगुलरिटीज which might otherwise affect a transaction, but it cannot be applied to forgery. सिंपल सा लॉ, इसमें कुछ लॉजिक भी नहीं है। फ्रॉड को कंपनी लॉ बढ़ावा देना ही नहीं चाहता, तो पहले ही बोल दिया फ्रॉड है तो कोई रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है, ट्रांजेक्शन इज वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट ये एक एग्जांपल है जहां पर वो एक शेयर सर्टिफिकेट का एग्जांपल है। तो एक लॉ, केस लॉ इसमें देखना। इन दिस केस द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब पीड़ित, जिसको प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, प्लेंटिफ वाज अ ट्रांसफरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इशूड अंडर द सील ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मतलब कंपनी, डिफेंडेंट्स कंपनी। द कंपनी सेक्रेटरी हु हैड अफिक्स्ड द सील ऑफ द कंपनी एंड फॉर्ज्ड द सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स इशूड द सर्टिफिकेट। तो क्या हुआ, कंपनी क्या किया है, एक शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है, किसको, पब्लिक को, जिसमें कंपनी का सील मारा हुआ तो है, लेकिन 2 डायरेक्टर का जो साइन है वो क्या है, फ्रॉड किया हुआ है, गलत साइन है, डुप्लीकेट साइन मारा हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन अपने आप में क्या हो चुका है, यहाँ पर वॉइड हो चुका है। लॉ बोलता है फॉर्जरी के ऊपर कोई लॉ नहीं है, वो डायरेक्टली वॉइड है। ठीक है, द प्लेंटिफ कंटेंडेड दैट वेदर द सिग्नेचर वाज जेन्युइन और फॉर्ज्ड was part of an internal management। पब्लिक क्या बोल रहा है, पब्लिक बोल रहा है कि साइन तो है, अब साइन सही है कि गलत है ये कैसे पता लगाएगा एक बाहर वाला। तो इसका बोलना तो बिल्कुल सही है, आज कोई चीज में साइन है एक व्यक्ति का, ठीक है, तो हम यही मानेंगे कि हाँ साइन उसी का होगा। हाउ कैन अ पर्सन प्रिज्यूम दैट कि साइन फ्रॉड है या साइन ओरिजिनल है, पता लगाना भी इम्पॉसिबल है कि साइन सही है कि गलत। हम उसका साइन पहले कभी देखे ही नहीं है, तो हम पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो पर्सन कैन प्रिज्यूम दैट द डायरेक्टर्स हैव साइंड। ठीक है, तो यहाँ पब्लिक को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए इंडोर मैनेजमेंट के हिसाब से, लेकिन लॉ बोलता है फ्रॉड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, हेंस द ट्रांजेक्शन विल बी वॉइड। ठीक है, and therefore the company should be stopped from denying the genuineness of the document, but it was held that the rule was never been extended to cover such a complete forgery। ठीक है, वैसे तो ये इंडोर मैनेजमेंट के अंदर आ रहा है, ठीक से समझोगे तो, क्योंकि पब्लिक का क्या गलती बताओ इसमें, पब्लिक डिवेंचर्स खरीदा या शेयर्स खरीदा, कंपनी उसको शेयर सर्टिफिकेट दिया, उसमें साइन फ्रॉड किया हुआ है या गलत साइन मारा हुआ है, सील तो सही लगा हुआ है, गलत साइन मारा हुआ है, पब्लिक को देखकर तो पता चलना नहीं है कि गलत साइन है कि सही साइन है, तो पब्लिक का तो कोई गलती है ही नहीं इसमें। लेकिन क्योंकि ये फ्रॉड है इसीलिए बस ये वॉइड है, अगर फ्रॉड नहीं होता तो ये वैलिड होता। ठीक है, क्लियर है इतना। हाँ वो तो है कि जो, और वो सारा में ही है, जो भी उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है जितना रिकवर हो पाएगा। हाँ वो एक व्यक्ति का किया होगा ना, या सबका किया होगा तो अलग बात है। ठीक है, तो सिंपल एक बात सोचो, कंपनी नहीं देगा, अगर कंपनी को मिला है तो कंपनी देगा, शेयर देगा। हाँ, कंपनी शेयर्स भी देगा बदले में, पैसा मिला, लेकिन कंपनी को पैसा ही अगर नहीं मिला होगा तो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है देखना, पहला एक रूल बनाया डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, उसका एक एक्सेप्शन बनाया, एक्सेप्शन एक बनाया डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, फिर इंडोर मैनेजमेंट का एक एक्सेप्शन बनाया, 3 पॉइंट, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इरेगुलरिटीज एंड फॉर्जरी।
समझ में आ रहा है क्या सीरीज में ये सबसे पहला रूल है कंपनी के फेवर में, कम उसका एक्सेप्शन किसके फेवर में, पब्लिक के फेवर में, फिर उसका एक्सेप्शन तो कंपनी के फेवर में। क्लियर है? ठीक है, इतना पढ़ेंगे। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है, बस एक छोटा सा चीज बचा हुआ है, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ये पेज नंबर 9 में बचा हुआ है आधा, 8 पूरा, 7 थोड़ा सा, एक क्लास लगेगा और एक क्लास और पूरा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले क्लियर हुआ इतना?